चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। देखो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स क्या होता है वो बताया। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। किसी भी पर्सन की इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स बोलते हैं। हम अभी जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। यूनिट नंबर 1 से कंफर्म एक क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, बस मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने पिछले क्लास में ये देखा था इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है। इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स चार्ज कौन करता है, वसूलता कौन है? हमारे देश की गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान से समझना, हमारे देश की गवर्नमेंट, सबसे ऊपर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे टैक्स नहीं वसूलती है। गवर्नमेंट अपना एक डिपार्टमेंट बना के रखती है। क्या बना के रखी है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो हेड है वो कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन, है ना। ये जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस आप ये समझो कि गवर्नमेंट अपना कोई भी काम कराती है तो उस काम के लिए वो एक मिनिस्ट्री बना देती है। तो जैसे इनकम टैक्स वसूलना है तो इनकम टैक्स वसूलने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बना के रखा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट बना के रखा है, एक बोर्ड बना के रखा है। बोर्ड का नाम है सीबीडीटी। बोर्ड का नाम क्या है? सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी फुल फॉर्म। सीबीडीटी के अंतर्गत आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सीबीडीटी के अंदर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मैं अभी जो भी बोलूंगा ना, मैं वर्ड यूज करूंगा गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट अपना काम करवा रही है तो अपने नीचे ये सब बना के रखा है उसने, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरा। क्या होता है समझना, अभी मैंने बताया आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कि टैक्स चार्ज ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। तो क्या इनकम सिर्फ इंडिया वाले बैठ के कमा रहे हैं कि बाहर वाले लोग भी कमा रहे होंगे? बाहर के देश वाले भी कमा रहे होंगे। मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब इंडिया, इसको आप इंडिया मान लो। इंडिया के बाहर की जो दुनिया उसको मैं क्या बोल रहा हूं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के बाहर की दुनिया। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखने से बेटर है मैं एक कंट्री का एग्जांपल ले लेता हूं। चलो एक कंट्री ले लेते हैं, मान लो अमेरिका। अमेरिका, तो एक पर्सन है, मान के चलो इसका नाम है मिस्टर ए। ये इंडिया में रहता है और इंडिया में ही क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है मनी, इनकम अर्न कर रहा है। कहां रह के? इंडिया में ही रह के अर्न कर रहा है। तो अपनी इनकम पर ये टैक्स देगा किसको? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल देता हूं मैं, जीओआई। मतलब मिस्टर ए ने जो भी अर्न किया, जो भी इनकम हुई, उसके ऊपर वो टैक्स किसको देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देगा। अमेरिका में अगर कोई आदमी रहता है मिस्टर जॉन नाम का, मान लो, वो जो भी इनकम अर्न कर रहा है वो डॉलर में कर रहा होगा, है ना। तो उसके ऊपर वो टैक्स किसको देगा? गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को। गोवा नहीं है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका है, ठीक है, वहां टैक्स देगा। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेरिका में रह रहे व्यक्ति से टैक्स ले सकती है क्या?
वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है उसके। मैं बता रहा हूं, इंडिया में रहते हुए, इंडिया में अगर कोई इंसान अर्न कर रहा है मनी, इंडिया में रहते हुए इंडिया में अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उससे इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स लेने का अधिकार है। अमेरिका में रहते हुए अमेरिका की गवर्नमेंट को अमेरिका के इंसान से टैक्स लेने का अधिकार है। लेकिन तब क्या होगा, जो आप बोल रहे थे कि मान लो कोई एक आदमी है मिस्टर सी नाम का, वो इंडिया आके कुछ काम करके गया। मिस्टर सी नाम का आदमी है, वो कहां आया, इंडिया आया, इंडिया में कुछ अर्न किया। मिस्टर सी बाहर का आदमी है, कमा रहा है कहां, इंडिया में। या कोई मिस्टर डी नाम का आदमी है, वो इंडिया का है लेकिन कमा रहा कहां पर है, अमेरिका में जाके कमा रहा है। तो देखो यहां पर तो पिक्चर क्लियर थी भाई। मिस्टर ए जो है इंडिया का आदमी है, यही रहता है, यही कमाता है, तो वो अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देगा। अमेरिका का जो आदमी है जॉन, वो वहां रहता है तो वहीं की गवर्नमेंट को टैक्स देगा। इंडिया और अमेरिका का आपस में इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात मिस्टर सी की और मिस्टर डी की आ जाती है, मिस्टर सी अमेरिका का आदमी है, वो आता है इंडिया, यहाँ कमा के गया। या मिस्टर डी अमेरिका का इंडिया का आदमी है और कमा कहाँ रहे, अमेरिका में कमा रहे। तो ऐसे लोगों से टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेगी, इंडिया की गवर्नमेंट लेगी कि अमेरिका की गवर्नमेंट लेगी? क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। मतलब कंफ्यूजन है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर अपने को इमोशनल नहीं होना है। वो इमोशनल बोलने का मतलब, जहां काम कर रहा है आपने बोला, वो एक इमोशनल जवाब है। यहां पर इन लोगों से जो दूसरे देश में जाके पैसा कमा रहे, या बाहर का आदमी हमारे यहाँ आ गया या हमारा आदमी बाहर जाके कमा रहे, ऐसे लोगों की हमको क्या देखनी पड़ेगी, रेसिडेंशियल स्टेटस देखनी पड़ेगी। रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पर ही गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कौन से आदमी से पैसा लेना है, कौन से आदमी से पैसा, मतलब टैक्स का पैसा नहीं लेना है। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस का सिंपल सा अगर मतलब बताऊं, सिंपल सा मतलब बताऊं, कनेक्शन विथ इंडिया। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना, वो इंडिया से कनेक्शन बताता है सामने वाले बंदे को। अब सोच के देखो, जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है तो गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगी? एकदम लॉजिकल जवाब, नहीं लेगी। और अगर किसी का इंडिया से कनेक्शन है तो गवर्नमेंट उसे टैक्स लेगी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, हमको हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए गवर्नमेंट को जब डिसाइड करना रहता है कि कौन से बंदे से टैक्स लेना है, कौन से बंदे से टैक्स नहीं लेना है, तो गवर्नमेंट सबसे पहला काम क्या करती है, सामने वाले का क्या चेक करेगी, रेसिडेंशियल स्टेटस देखेगी। रेसिडेंशियल स्टेटस अगर ऐसा आ रहा है कि सामने वाले का कनेक्शन नहीं कर रहा है इंडिया से, तो भाई तू टैक्स दे। और सामने वाले का कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है तो सामने वाला टैक्स देगा क्या, नहीं देगा, या देगा तो कम देगा। समझे मेरी बात को? इतना एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, लॉजिकल। आप लोग ऑनलाइन वालों, कोई भी डाउट होगा अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? अर्चना, भावना, फैजिया, हनीश, लवन्या, मेघा, नवाब, ऋतिक, युवी, ठीक है। अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा जिसको मैं दूर कर दे रहा हूं। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग चीजें होती है। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिक, और रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है नागरिकता। सॉरी, सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता और रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है निवास स्थिति। निवास स्थिति दोनों सेम नहीं होते हैं, ये बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर निकाल देना बात को। सिटीजनशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंशियल स्टेटस एक अलग कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप जो होता है ना, वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, और रेसिडेंशियल स्टेटस एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
टैक्स चार्ज करना है अगर गवर्नमेंट को किसी के ऊपर, तो गवर्नमेंट किसको देखेगी? रेसिडेंशियल स्टेटस को देखेगी, सिटीजनशिप को नहीं देखेगी। मतलब अगर कोई अमेरिका का सिटीजन है, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड से इंडिया में रह रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट। भले सिटीजन नहीं है इंडिया का, लेकिन क्या बन जाएगा? वो रेसिडेंट बन जाएगा। तो गवर्नमेंट बिल्कुल उससे टैक्स लेगी। कोई इंडिया का आदमी यहीं पैदा हुआ, यहीं का सिटीजन है, लेकिन वो इंडिया छोड़ के चला गया, बाहर रहता है, तो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है ना, तो गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ का नहीं आ रहा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, टैक्स कलेक्ट करने के पर्पज से देखा जाता है इसको। इसके बेस पर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये डिसाइड करती है कि किससे टैक्स लेना है, किससे टैक्स नहीं लेना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्लास में ये सब लिखा है, मैं इसका नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा। मेरे को बस जैसे ही क्लास खत्म होगी रिमाइंड करा देना। अब पिछली क्लास का थोड़ा सा अपन और पीछे चलते हैं। पर्सन, कितने प्रकार के पर्सन होते हैं? पर्सन टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 8। एक इंडिविजुअल, दूसरा क्या होता है? एचयूएफ, तीसरा क्या होता है? कंपनी, चौथा क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म, पांचवा क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई, छठवें नंबर में क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सातवें नंबर पर लोकल अथॉरिटी, आठवें नंबर पर क्या होता है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये आठों प्रकार के पर्सन के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन करने के लिए रूल अलग अलग बने हुए। और सबसे ज्यादा मजे की बात ये कि हमारा पूरा सिलेबस का जो कॉन्सेंट्रेशन है इंडिविजुअल्स के ऊपर ज्यादा है। इनके ऊपर क्वेश्चन आपको, एचयूएफ के ऊपर आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एचयूएफ के ऊपर कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 या 3 क्वेश्चन। कंपनी के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बीओआई, एओपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है। बाकी मान लो 50 क्वेश्चन बनाएंगे, 50 क्वेश्चन तो नहीं है वैसे, 20-22 ही क्वेश्चन है, उसमें बाकी के क्वेश्चन उसके इंडिविजुअल। मतलब हमारा पूरा सिलेबस बेस्ड है इंडिविजुअल्स के ऊपर। चलो मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया ना, ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं अपन? ये चैप्टर पढ़ने का पर्पस ये है कि गवर्नमेंट इससे ये डिसाइड करती है कि सामने वाले से टैक्स लेना है कि टैक्स नहीं लेना। चलो तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक मिनट ना, रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स था। किसका देख रहे अपन? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कौन? एक इंसान। देखो रेसिडेंशियल स्टेटस को मैं शॉर्ट फॉर्म में आरएस बोलूंगा। इंडिविजुअल की जो रेसिडेंशियल स्टेटस होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मतलब 2 टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस होती है। एक होता है रेसिडेंट, हाँ कौन है? अच्छा 2 मिनट बैठने बोलो ना, क्लास चल रही है। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट और दूसरा नॉन रेसिडेंट। मतलब कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल
कोई भी इंडिविजुअल वो या तो रेसिडेंट बन सकता है या फिर क्या बन सकता है, नॉन रेसिडेंट। ये कैसे पता चलेगा हमको कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट? कोई भी बंदा रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमको इनकम टैक्स के लॉ के अंदर दो बेसिक कंडीशंस दी हुई है। क्या दी हुई है? दो बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन कितनी होती है? टोटल दो, पहली और दूसरी। क्या होती है बेसिक कंडीशन? अभी थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ। अगर कोई बंदा पहले नंबर की बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर देगा, क्या होती कंडीशन वही बताऊंगा, या फिर दूसरी वाली कंडीशन पूरी कर देगा, पहली पूरी कर देगा या फिर किसको पूरी कर देगा? दूसरी, तो वो बंदा क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। अगर वो बंदा पहली कंडीशन पूरी कर रहा है लेकिन किसी कारण से दूसरी नहीं पूरी कर पा रहा है, तो भी वो क्या बनेगा? रेसिडेंट। अगर पहली पूरी नहीं कर रहा है, दूसरी पूरी कर दे रहा है, तो भी वो क्या बनेगा? रेसिडेंट। मतलब मैं बोल सकता हूं बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई एक या दोनों पूरी कर देगा तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। और एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है तो क्या बनेगा? वो नॉन रेसिडेंट। ये जो मैं एक फ्लोचार्ट के फॉर्म पे लिखा रहा हूं ना, आपके बुक में ये चीज की पूरी 2.5 पेज की थ्योरी लिखी हुई है। तो आपको जो समझ में आता है, जो आपके पास दो ऑप्शन है, ऐसे समझना है कि 2.5 पेज की थ्योरी पढ़नी है और इनकम टैक्स की थ्योरी पढ़ के देख लेना, आधा पेज पढ़ लेना, इनकम टैक्स का समझ में आ जाएगा क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, पूरा लॉ है, लॉ। उसकी एक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, तो आप लोगों को इसको एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं ना, उसको उस तरीके से पढ़ना आप लोग। तो ये समझ में आ गया इतना। किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को जो इंडिविजुअल है, हमको ये देखना है कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। इसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा? उसकी बेसिक कंडीशन। कंडीशन नहीं, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितनी होती है? दो होती है। पहली बेसिक कंडीशन और दूसरी दोनों पूरी हो जाएगी तो वो क्या बनेगा? रेसिडेंट। पहली पूरी होती है, दूसरी नहीं होती तो भी वो क्या बनेगा? रेसिडेंट। पहली नहीं होती है, दूसरी होती तो भी वो क्या बनेगा? रेसिडेंट। और एक भी पूरी नहीं होती तो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। ठीक है। अब नॉन रेसिडेंट आगे बन गया ना, नॉन रेसिडेंट बन गया तो हमको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। रेसिडेंट अगर बन जाता है तो आगे फर्दर रेसिडेंट के भी दो टाइप होते हैं। रेसिडेंट के भी कितने टाइप होते हैं? दो। एक होता है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। एक होता है नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं OR, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं NOR। मैंने अभी तक इतना लिखा है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। नॉन रेसिडेंट बन गया तो कोई आगे फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं, बात वहीं खत्म। लेकिन रेसिडेंट बन जाता है तो आपको देखना पड़ेगा। रेसिडेंट भी दो टाइप का होता है, एक होता है OR, दूसरा होता है NOR। तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा मालूम है? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या होती है एडिशनल कंडीशन? छोड़ दो अभी उसको, ये भी दो होती है, ये भी दो होती है। अगर सामने वाला बंदा पहली और दूसरी दोनों ही कंडीशन को पूरी कर देगा तो क्या बनेगा? वो OR बनेगा। ठीक है। अगर वो पहली पूरी नहीं कर रहा है, दूसरी कर दे रहा है, पहली पूरी कर रहा है, दूसरी नहीं कर रहा है, या फिर एक भी पूरी नहीं कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? NOR। ऊपर वाले से उल्टा है यहाँ का कॉन्सेप्ट। तो मैंने अभी आप लोगों को ये लिखवाया, इसको एक बार थोड़ा सा आप लोग क्या बोलते हैं, समझो इसको। ठीक है, मैं 2 मिनट में आया, इसको आप लोग समझो और मैं भी आप लोगों को पूछता हूँ। मेरे को लिख कर बताओ। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं मेरे को फोटो खींच के भेजना, जो आप लोग लिखे हो बिना देखे लिख कर भेजना। ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
चलो बिना देखे लिख कर बताओ। ऑनलाइन वालों, मेरे को आप लोग फोटो भेजोगे सबके सब, ग्रुप में ही भेज देना, अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी नहीं होता है, ऑर्डिनरीली, ORDINARILY, लिख के बता देता। ORDINARILY, ऑर्डिनरीली। ऑर्डिनरी नहीं है ना, ऑर्डिनरीली है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कौन कौन है? अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत होगी, मैं अभी वैसे हिंदी में नहीं लिखा रहा हूँ नोट, क्योंकि हिंदी वाले जो जो है मेरे को एक बार बता दो, तो मैं हिंदी पर भी ध्यान दूंगा आप लोगों के। मेघा आप, और कौन है हिंदी मीडियम वाले? ठीक है, तो मैं नोट्स में आप लोगों को हिंदी मीडियम का भी देते जाऊंगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो गया? चलो ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने लिख लिया, भेजो मेरे को फोटो। आप लिख लिए नीतीश? बताओ कॉपी। रेसिडेंट के दो टाइप है, तो आपको उसी एक फ्लो चार्ट में कनेक्टिंग लिखना है, ठीक है? अभी आप अलग अलग कर दिए थे। हाँ बाकी ठीक है। हाँ, एक मिनट में आ रहा हूँ उधर। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑनलाइन वाले बच्चे एक भी ने, किसी ने नहीं भेजा मेरे को अभी तक। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का, दो टाइप का होता है, एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामने वाले को बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन कितनी होती है? दो। दोनों या फिर दोनों में से कोई एक अगर पूरी हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और एक भी पूरी नहीं होगी तो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। हाँ ठीक है, एक जन का आया, नाम क्या आपका? भावी। हाँ, उसके बाद रेसिडेंट अगर बन जाता है, रेसिडेंट अगर बन जाता है तो आगे आपको देखना पड़ेगा। रेसिडेंट के भी फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है? तो अगर दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? OR। और एक भी पूरी नहीं करेगा, फिर दोनों में से कोई एक पूरी नहीं कर पाएगा तो क्या बन जाएगा? वो NOR। तो ये अभी तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब ध्यान से सुनना, अब मैं ये बताने वाला हूं कि बेसिक कंडीशन क्या है और एडिशनल कंडीशन क्या है। देखो बेसिक कंडीशन क्या है, देखो मैं लिख रहा हूं। इफ, अच्छा आप लोगों को ये तो पता है ना प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है? हमारा अभी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 24-25, और असेसमेंट ईयर क्या है? 25-26। तो मैं जब भी प्रीवियस ईयर वर्ड यूज करूंगा तो आपको हमेशा 24-25 ही मान के चलना है, ठीक है? देखो मैं लिख रहा हूं
पहली बेसिक कंडीशन, इफ एन इंडिविजुअल लिव्स इन इंडिया, हिंदी मीडियम वालों टेंशन मत लो, इसका हिंदी पार्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। लिव्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में कम से कम कितना दिन रह गया, 182 डेज रह गया, तो ये मान लिया जाएगा कि पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। ये मान लिया जाएगा कि पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। नेक्स्ट, सेकेंड, इफ एन इंडिविजुअल lives in India for at least 60 days during the previous year and for at least 365 days during 4 years just before previous year। ये दो बेसिक कंडीशन है भाई, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। अभी समझाऊंगा, डायग्राम बना के भी समझाऊंगा। पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि वो इंडिविजुअल कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 182 दिन अगर इंडिया में रह जाता है। कब रह जाता है? प्रीवियस ईयर के दौरान। तो ये मान लिया जाएगा पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि वो इंडिविजुअल इंडिया में कम से कम 60 दिन रह जाए प्रीवियस ईयर में, और 60 दिन प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में कम से कम कितना दिन? 365 दिन। तो यहां पर अगर मैं एक डायग्राम बना दूं, हेलो, हाँ ठीक है ना भैया, मैं थोड़ी देर में कर रहा हूँ क्लास से फ्री होके। हाँ क्लास चल रहा है ना भैया, 2 मिनट रुको ना। हाँ हाँ, ये है हमारा प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है। 24-25 में कितना दिन रहना पड़ेगा उसको? एटलीस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, कम से कम 182 दिन। अच्छा 200 दिन रह जाएगा तो हाँ, तब भी मान लिया जाएगा कि कंडीशन। 181 दिन रहेगा तो 181 डेज तो नहीं होगा, एटलीस्ट 182 डेज। अच्छा आप लोग बताओ, पहली कंडीशन पूरी कर रहे हो कि नहीं? अपन सब पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अपन कहाँ बैठे हुए हैं, इंडिया के बाहर जाना ही नहीं होता है, ठीक है। तो अपन पहली बेसिक कंडीशन सब पूरी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि अपन इंडिया से कभी बाहर गए नहीं है, और गए भी है तो इतना 6-6 महीने के लिए कोई नहीं जाता है, कुछ समय के लिए बस जाता है। चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, ध्यान से समझना, इसका भी डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा प्रीवियस ईयर है 24-25, ठीक है। और ये 24-25 के पहले के 4 साल, मतलब कौन कौन से साल हो जाएंगे? 23, 22, ये हो जाएगा 23, 22, 21 और 20। तो प्रीवियस ईयर ये हमारा है। प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट कितना दिन रहना पड़ेगा? 60 डेज। और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कितना दिन रहना पड़ेगा उसको? 365 डेज रहना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में।
एटलीस्ट वर्ड यहां पर भी लिखा हुआ है। एटलीस्ट मतलब ज्यादा रह जाएगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा जो मैंने लिखवाया उसको हजम करो। पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना पड़ेगा, 182 डेज, है ना। और सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन रहना है और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 दिन होना चाहिए कम से कम। अच्छा, एक बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर क्या ये जो नंबर ऑफ डेज जो बात हो रही है 182 दिन 60 दिन ये सब, ये क्या कंटिन्यूअसली रहना पड़ेगा कि टुकड़े टुकड़े में भी रहेंगे तो चलेगा। पूरे साल भर में टुकड़े टुकड़े में भी अगर होता है तो भी आप टोटल काउंट करोगे उसका, कंटिन्यूअसली जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 182 दिन गिन रहा हूं, हो सकता है अप्रैल में इंडिया में रहा होगा, मई में बाहर चला गया, जून में वापस आ गया, जुलाई में फिर बाहर चला गया, तो ऐसे अप डाउन आना जाना चल रहा है। तो साल भर का टोटल दिन गिनेंगे हम कि उसका कितना दिन हो रहा है। आई बात समझ में, कंटिन्यूअस डेज होना जरूरी नहीं है। यहां पर भी 4 साल में टोटल 365 दिन होना चाहिए, जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस रहे। वो इधर इस साल में 100 दिन रह गया, इस साल में 50 दिन रह गया, इस साल में 200 दिन रह गया, तो टोटल मिला के 365 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो चलो एक बार इसका छोटा सा रिवीजन करते, छोटा सा रिवीजन। रेसिडेंशियल स्टेटस अपन किसका देख रहे हैं अभी, इंडिविजुअल का। कोई भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस आप देखोगे तो देखना रहेगा कि वो रेसिडेंट है कि दूसरा क्या है, नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट कैसे बनेगा, वो दोनों या फिर कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करेगा तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट, और एक भी पूरी नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, पहली उसको प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना पड़ेगा इंडिया में, एटलीस्ट 182 डेज रहना पड़ेगा। सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट कितना दिन, 60 डेज। और प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर एंड वर्ड है ना, एंड वर्ड मतलब 60 दिन देखना और पिछले 4 सालों में 365 दिन भी उसको रहना पड़ेगा, तो वो सेकेंड बेसिक कंडीशन पूरी कर जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हो जाता है तो रेसिडेंट, और दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती तो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अब मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ जाऊं, चलो। ध्यान से देखना, जो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन है ना, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन। नॉर्मली हम बेसिक कंडीशन सेकंड नंबर पे कितना दिन देखते हैं, प्रीवियस ईयर में 60 दिन देखते हैं नॉर्मली। लेकिन कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, 60 दिन के बदले कितना दिन देखना पड़ेगा, सेकंड वाली बेसिक कंडीशन में भी कितना दिन देखना पड़ेगा, 182 डेज देखना पड़ेगा। 182 डेज मतलब ये एक एक्सेप्शन है। नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे ना आपके सामने, जो हम पढ़ रहे हैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो नॉर्मल क्वेश्चन में हमको कितना दिन देखना पड़ेगा, 60 डेज। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होंगी, उन एक्सेप्शन के केस में इस सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन को आप ऐसा पढ़ोगे, ये 60 डेज को हटा दो, अब पढ़ो इसको क्या लिखा है, 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर। मतलब यहाँ पे 60 के बदले आप कितना दिन देखना चालू कर दोगे, 182 डेज। तो ऐसी कौन कौन सी एक्सेप्शंस है उसकी मैं बात कर रहा हूं। exceptions when we have to consider 182 days instead of 60 days in second बेसिक कंडीशन। कब हमको सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 के बदले इंस्टेड ऑफ 60 कितना दिन देखना है, 182 डेज देखना है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है,
ऐसी कौन कौन सी एक्सेप्शन है? एक मिनट ना, देखो पहला, इफ अ पर्सन इज अ क्रू मेंबर, इफ अ पर्सन इज अ क्रू मेंबर, क्रू का मतलब होता है पानी का जहाज। पानी का जहाज में जिन लोग काम करते हैं ना, उन लोगों का इंडिया के बाहर आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 दिन मत गिनना। कितना दिन गिनोगे? 182 डेज गिनोगे। पहला, इफ अ पर्सन इज अ क्रू मेंबर। सेकेंड, इफ अ पर्सन इज लीविंग, लीविंग मतलब LIVING नहीं, LEAVING है, मतलब छोड़कर जा रहा है। लीविंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है, कब छोड़ रहा है इंडिया? कब छोड़ रहा है? प्रीवियस ईयर में छोड़ रहा है। किस लिए छोड़ रहा है? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ रहा है। तो उस केस में अपन देखेंगे 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज। ठीक है, हेलो, कर दिया हूं भैया, मैं कर दिया हूं, 1010 डाला हूं, कर दिया हूं। हाँ, छोटा सा काम के लिए इतना बार बार फोन लगाते हैं। थर्ड, if a person of Indian origin, if a person of Indian origin comes to India during previous year for visit purpose, इंडिया कोई आएगा क्यों? इंडिया कोई आएगा क्यों? अगर वो इंडिया छोड़ के रखा हुआ है तो इंडिया आएगा ना। मतलब क्या है ये जो थर्ड नंबर की कंडीशन है, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इंडिया छोड़ के बैठे हुए। तो ये तीन कंडीशन आपको ऐसी दिखेगी, ये तीन कंडीशन, ये तीन एक्सेप्शंस है। उस केस में हमको सेकंड नंबर की जो बेसिक कंडीशन है उसमें अपने को 60 दिन नहीं देखना है। कितना दिन देखना है? 182 डेज देखना है। अब यहाँ पर एक थर्ड वाला समझ लो क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का है। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडियन ओरिजिन। इंडिया आ रहा है किस लिए? विजिट पर्पस के लिए आ रहा है। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? वो खुद या उसके माँ बाप या फिर उसके परदादा दादा लोग कहां पैदा हुए होंगे? इंडिया में। या और इंडिया कैसा इंडिया? अनडिवाइडेड इंडिया। एक क्वेश्चन आएगा कि वो खुद लाहौर में पैदा हुआ था, ऐसा आएगा। तो अभी चलो जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा बात अलग है, लेकिन अपनी पढ़ाई के मामले में बता रहा हूँ, इंडियन ओरिजिन का पर्सन अपने को ये डिसाइड करना है। तो 1947 के पहले भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था, है ना। तो उस समय अगर कोई बंदा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं पे भी पैदा हुआ होगा तो आज के डेट में वो इंडियन ओरिजिन का ही पर्सन कहलाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए आएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आएगा तो मेरे को बताना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, हमको क्या हिसाब लगाना है? इंडियन ओरिजिन का पर्सन है कि नहीं। इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, वो इंडिया आता है। कब आता है? प्रीवियस ईयर में आता है। और किस लिए आता है? विजिट पर्पस के लिए। तो ऐसे तीन केसों में हमको 182 डेज देखना है सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन में। क्लियर है? तो देखो धीरे धीरे ये पन्ना भरते जा रहा है।
और मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, इनकम टैक्स अकाउंट नहीं है। आप आए थे ना क्लास में, पहला शब्द क्या था, जो भी रहा होगा, इनकम टैक्स है ना, एक लॉ है, अकाउंट नहीं है। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में यूनिक है। बीकॉम फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक ऐसा सब्जेक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। इसको पढ़ने का तरीका अलग है, इसमें खाता नहीं बनाना पड़ता, डेबिट क्रेडिट वाला काम नहीं होता, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, चीजों को कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है, और मैं सब सिखाऊंगा आप लोगों को। इतना समझ में आया? तो हमने अभी सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन का क्या देख लिया, एक्सेप्शन देख लिया। क्या देख लिया? एक्सेप्शन। ये नीचे लिख दिया है मैंने। आगे अब बात आती है, अगर कोई बंदा रेसिडेंट बन गया है तो आगे फर्दर अपने को वो भी तो देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप का रेसिडेंट है, वो ओआर है कि एनओआर है। वो क्या है, ओआर है कि एनओआर। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, एडिशनल कंडीशन देखते हैं। एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती है, 2 होती है। क्या बोलती है एडिशनल कंडीशन, सुनो। पहली एडिशनल कंडीशन बोलती है, इफ एन इंडिविजुअल lives in India for at least 730 days during 7 years just before previous year। यहां पर 7 साल तक खींच दिया पीछे, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में वो कितना दिन इंडिया में रहा होगा, एटलीस्ट 730 दिन रहा होगा। तो इसका डायग्राम अगर मैं बना दूं, यहां पे प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25। इसके पहले का साल 1, ये 2, 3, ये 4, 5, 6 और 7, हो गया 7 साल। ये आएगा 23, ये आएगा 22, सॉरी ये आएगा 23, ये आएगा 22, ये आएगा 21, ये आएगा 20, ये आएगा 19, 18 और 17, हो रहा है 7 साल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 सालों में, ये 7 सालों में कहाँ रहा होगा, इंडिया में रहा होगा। प्रीवियस ईयर की काउंटिंग नहीं हो रही है अभी इसमें। 7 साल में 730 दिन, प्रीवियस ईयर में नहीं गिनना है। क्लियर है? ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर की एडिशनल कंडीशन। तो वो बन जाएगा, मतलब ये मान लिया जाएगा कि उसने फर्स्ट नंबर का एडिशनल कंडीशन पूरा कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप लोग लिखने पर फोकस मत करो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ छूट जाए। तो पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लो, उसके बाद फिर आप लोग लिख लेना। अब लास्ट कंडीशन है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा ना। इसके बाद सीधा क्वेश्चन ही बनाएंगे। देखो क्या बोलता है सेकंड नंबर का एडिशनल कंडीशन, इफ एन individual is a resident, if an individual is a resident for at least 2 years एक मिनट, इसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। इफ अ इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट ड्यूरिंग टू previous year just before current previous year, जस्ट बिफोर करंट प्रीवियस ईयर। मतलब इसका क्या हुआ, ये वाली कंडीशन हर बच्चे को कंफ्यूज करती है।
पहले एक बात बताओ, किसी को भी रेसिडेंट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करना पड़ेगा। अभी हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 24-25। प्रीवियस ईयर बोल रहा हूं, करंट प्रीवियस ईयर मतलब 24-25। तो करंट प्रीवियस, अच्छा एक वर्ड में लिखना भूल गया हूं। इफ एन इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट ड्यूरिंग 2 प्रीवियस ईयर जस्ट, एक मिनट, थोड़ा सा वर्डिंग में गड़बड़ हो गया है, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं, पहले फिर समझा रहा हूं। If an individual is a resident for at least 2 previous years during 10 previous years just before, अब ये सही रहेगा, ठीक है? अब ये मैं समझा रहा हूं ना, देखो पहले पढ़ो क्या लिखा है। इफ एन इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग 10 प्रीवियस ईयर जस्ट बिफोर करंट प्रीवियस ईयर। अभी हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या है, पहले ये बताओ, ठीक है? 24-25 को छोड़ दो, उसकी बात ही नहीं हो रही है ना, 24-25 को छोड़ दो। 24-25 के पहले कितने प्रीवियस ईयर देखना है? 10 प्रीवियस ईयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो गिन लो यहाँ पे 23 22 21 20 19 18 17 16 15 और 14। मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, हमारा करंट प्रीवियस ईयर है, तो CPY लिख दूं, करंट प्रीवियस ईयर। और ये वाले जो प्रीवियस ईयर है वो कभी ना कभी वो भी तो प्रीवियस ईयर होंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मतलब अभी जो करंट प्रीवियस ईयर है तो पिछला साल भी तो कभी ना कभी करंट प्रीवियस ईयर रहा होगा, तो इसको पहले के प्रीवियस ईयर से, है ना? तो ये जो प्रीवियस ईयर्स है, इन 10 प्रीवियस ईयर्स में वो कम से कम 2 साल तक क्या रहा होगा? रेसिडेंट। मतलब वो कोई भी 2 साल में क्या होना चाहिए? इसको रेसिडेंट होना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 ऐसा लिख दिया, ये 2 ये भी हो सकता है, ये 2 ये भी हो सकता है, कोई भी 2 साल में वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है? कोई भी 2 साल में रेसिडेंट हो सकता है। अगर वो यहीं पर ही रेसिडेंट आ गया 2 साल तक, यहीं पर ही, तो क्या हो जाएगा? वो सेकंड नंबर की एडिशनल कंडीशन भी पूरी है। मतलब उस साल का हमको चेक करना है बेसिक कंडीशन लगा के। क्लियर है? तो ये हो गया भाई आपका पूरा कंप्लीट रूल इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस का। एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स की। रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का जो होता है, इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है रेसिडेंट और दूसरा क्या होता है? नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ये देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन कितनी होती है? 2, है ना? दोनों में से कोई एक या दोनों बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और एक भी पूरी नहीं होगी तो वो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, है ना? अब पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि उसको प्रीवियस ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट कितना दिन रहना पड़ेगा? 182 डेज रहना पड़ेगा, ठीक। सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि उसको प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में कितना दिन रहना पड़ेगा? 365 दिन रहना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन के 3 एक्सेप्शन थे। पहला क्या था कि वो पर्सन क्या होगा? क्रू मेंबर है। अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, किस पर्पस के लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। तीसरा, इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, वो इंडिया के बाहर रहता है, इंडिया विजिट करने के लिए आया प्रीवियस ईयर के दौरान। तो ये 3 कंडीशन अगर होगी तो वहां पे 60 दिन नहीं देखेंगे, कितना दिन देखेंगे? 182 दिन देखेंगे। अगर वो बंदा नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो आगे आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बात यही खत्म हो जाएगी, ठीक है? बात यही खत्म। लेकिन वो बंदा अगर रेसिडेंट बन जाता है तो फर्दर आपको क्या देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप का रेसिडेंट है? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, OR है कि NOR है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, अगर एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती? 2 होती है।
अगर वो पहली एडिशनल कंडीशन और दूसरी एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी कर देगा तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। पहली पूरी नहीं कर रहा है, दूसरी कर रहा है, पहली कर रहा है, दूसरी नहीं कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, या दोनों पूरी नहीं कर रहा है तो क्या बन जाएगा, एनओआर बन जाएगा। ठीक है, तो एडिशनल कंडीशन पहली क्या बोलती है कि प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर के पहले के, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में कितना दिन रहना पड़ेगा उसको इंडिया में, 730 दिन। और दूसरे नंबर की एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल तक उसको क्या रहना पड़ेगा, रेसिडेंट रहना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। ये दोनों कंडीशन पूरी करेगा तो, और एक भी पूरी नहीं करेगा या कोई एक पूरी करेगा तो एक नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो ये हो गया भाई इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा नोट्स। ठीक है, इसको आपको अपने कॉपी में एज इट इज छापना है। कॉलम का, फ्लो चार्ट का जो एरो वगैरह बनाओगे कहीं पर भी गलती मत करना, क्योंकि रूल गलत लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों को है ना हिंदी का आप लोगों को इसमें एडिट करके दे दूंगा। मेरे पास हिंदी का नोट्स रखा हुआ है टाइप किया हुआ, तो मैं टाइप किया हुआ देना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको इसी में ही अपनी हैंड राइटिंग से ही लिख के आपको ऐड करके दे दूंगा। क्या होगा, क्लास में मैं 2-2 लैंग्वेज एक साथ लूंगा ना तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक, तो मैं हिंदी का नोट्स आप लोगों को दे दूंगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, इजी इजी पड़ेगा आपको बहुत। अच्छा, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन वालों? क्या बोल रहे हो? हाँ, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं आज की क्लास अभी ओवर कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।